तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। बच्चों आज एक बार फिर मैं विजय शंकर एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बच्चे, जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आज करेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बच्चे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये जो बच्चे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि ये प्रश्न या इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। 100% ये पूछा ही जाएगा, इसलिए सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे। यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता है, लेकिन प्रश्न ये जरूर आएगा। यहाँ ये भी कह सकता है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, लेकिन ये बात तय है, ये बात 100% फिक्स है कि ये प्रश्न आएगा जरूर एग्जाम में। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक को आप √5 को आप पढ़ लेंगे तो √3 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए सिद्ध ये करना है हमको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चे? अपरिमेय संख्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने समझा था कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय तो है, लेकिन इस बात को सिद्ध कैसे करना है इसको ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखिए ये जो 5 है बच्चे, ये √5 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस बात को हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो देखिए बात कुछ ऐसी, मान लीजिए बच्चे कि मान लीजिए कोई चोर है, किसी चोर ने चोरी किया, मान लीजिए किसी चोर ने चोरी किया। अब उसका केस लग गया, कोर्ट में वो गया, उसने कहा कि मैं चोरी नहीं किया, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि नहीं तुमने चोरी किया है। तो कोर्ट किस तथ्य पे कह सकता है कि उसने चोरी किया है? कोर्ट के सामने उसका जो वकील होगा वो प्रूफ, वो एविडेंस सामने लाएगा, तभी तो वो होगा कि उसने चोरी किया है, लेकिन वहां पे कोई एविडेंस नहीं है। तो कोर्ट किस आधार पे कह सकता है कि वो दोषी है? अगर वो दोषी है, अगर बच्चे वो दोषी है तो उसके खिलाफ एविडेंस तो जरूरी है, लेकिन अगर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलते हैं, इसका मतलब फिर वो दोषी नहीं है। अगर वो दोषी है तो एविडेंस चाहिए, लेकिन अगर एविडेंस नहीं मिलते हैं तो फिर दोषी नहीं है। अगर ये बात समझ गए तो यहाँ पे समझिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे अगर हम मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लें अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है, तो अगर परिमेय है तो परिमेय की जितनी भी शर्तें हैं वो √5 पूरा करेगा। यदि परिमेय की शर्तों को √5 पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगा? अपरिमेय होगा। यानी कि हम अगर मान ले, यहाँ पे हम मान ले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ से इसको शुरुआत करेंगे बच्चे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की जो शर्तें होती हैं वो √5 पूरी करेगा। और यदि हमने देखा कि √5 ने परिमेय संख्या की सारी शर्तों को पूरा नहीं किया, तो हम कह देंगे कि यह फिर परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तो फिर कौन सी होगी? अपरिमेय होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में दो ही तरह की संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पे हम बच्चे स्टार्ट करें कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या की जब आपने परिभाषा पढ़ा था तो उसमें देखा था कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q बच्चे क्या होंगे?
जहां यहाँ पे लिखेंगे कि जहां जहां P और Q ये क्या होंगे, सह अभाज्य, क्या होंगे बच्चे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, तभी तो ये बात है कि ये परिमेय होगा। और क्या बच्चे, और दूसरी शर्त होगी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर √5 परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में इस √5 को लिखा जा सकता है, और जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, दूसरी शर्त ये है कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये शर्त पूरी करेगा यहाँ पे, ये शर्त बच्चे यहाँ पे ये पूरी करेगा। तो देखना है यहाँ पे, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको थोड़ा से हम हल करें, इसको थोड़ा से हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब इधर का वर्ग करेंगे बच्चे तो अंडर रूट हट जाएगा 5 और ये हो जाएगा P² / Q², मतलब Q² को इधर लाएंगे तो 5Q² बराबर P², और अगर Q² बराबर मैं लिखना चाहूँ तो P² बटे 5 भी लिख सकता हूँ, Q² बटे 5 भी लिख सकता हूँ। अब बच्चे यहाँ पे ये जो चीज लिखी है इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि Q² बराबर P² बटे 5, मतलब जो Q² का मान निकलेगा, जो Q² निकल रहा है वो P² बटे 5 निकल रहा है, मतलब ये कि P² को कहीं ना कहीं 5 विभाजित करेगा, क्योंकि P² बटे 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि P² को कहीं ना कहीं 5 विभाजित करेगा। अतः यहां से ये स्पष्ट हो रहा है, अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि 5 P² को विभाजित करेगा। देखिए बच्चा, यहां से ये स्पष्ट हो रहा है कि P² को 5 विभाजित करेगा। तो अब बात समझिए कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर, किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रही है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25 होता है, तो 25 अगर 5 से विभाजित हो रही है, 25 अगर 5 से विभाजित हो रही है तो बच्चे 5 भी 5 से विभाजित होगी, ये बात फिक्स है। यहाँ पे ये चीज है कि बच्चे 5 जो है P² को विभाजित करेगा, मतलब P² 5 से विभाजित हो रही है, P² 5 से विभाजित हो रही है, तो P भी 5 से विभाजित होगी, तब हम कह सकते हैं 5 P को भी विभाजित करेगा। ये बात किसको स्पष्ट नहीं हुई बच्चे? सभी को स्पष्ट हो गई कि अगर P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा, मतलब P बच्चे 5 से कटेगा, ये बात फिक्स है। तो अगर P 5 से कटेगा, अगर बच्चे P 5 से कटेगा, इसका मतलब P में कहीं ना कहीं 5 का गुणनखंड तो होगा ही, 5 का गुणनखंड तो होगा ही, तभी तो P 5 से कटेगा। तो P में कहीं ना कहीं एक गुणनखंड 5 होगा और दूसरा गुणनखंड हमें नहीं पता, इसलिए दूसरा गुणनखंड बच्चा हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि C होगा। हमने P को बच्चे P बराबर 5 से लिख लिया, यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो P है उसमें एक गुणनखंड 5 है, बाकी कोई दूसरा गुणनखंड होगा, ये हमें नहीं पता। जहां C यहाँ पे बच्चे जहां लिखेंगे, जहां C एक पूर्णांक है, एक क्या है बच्चे? पूर्णांक है, मतलब ये कि P को 5C के रूप का लिखा जा सकता है, P को 5C के रूप का मैं लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चे P 5 से विभाजित होगा, इसलिए P को 5C लिखा जा सकता है। अब जो P का मान है 5C, इस P का मान बच्चे इस समीकरण में रखने पर,
यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो जब P का मान बच्चे समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर P का मान यानी P स्क्वायर की जगह में P की जगह में रखना है 5C, तो 5C का स्क्वायर हो जाएगा और बटे बच्चे 5 हो जाएगा, बटे में क्या बच्चे 5 हो जाएगा। ये इस प्रकार से होगा, तो यहाँ लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और C स्क्वायर बटे 5 होगा, 5 से 5 25 कटेगा तो 5 आएगा, ये हो जाएगा बच्चे क्यू स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं C स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, मतलब 5 को क्यू स्क्वायर को बटे में दिया। अतः बच्चे इसी प्रकार यहाँ से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी क्यू स्क्वायर को यदि 5 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि Q का भी कोई एक गुणनखंड होगा जो 5 होगा। बच्चे Q भी कहीं ना कहीं 5 से तो कटेगा, Q भी कहीं ना कहीं 5 से तो कटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि 5 Q को भी विभाजित करेगा, मतलब Q में 5 का कहीं ना कहीं एक गुणनखंड तो होगा, मतलब Q में 5 कहीं ना कहीं होगा। अतः मैं कह सकता हूँ कि Q में जब 5 एक गुणनखंड होगा और यहाँ पे P में भी 5 एक गुणनखंड था, अतः मैं कह सकता हूँ कि P और Q के अतः P और Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। बच्चे P और Q का लिखो यहाँ, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। बच्चे Q में भी 5 है गुणनखंड, P में भी 5 है, तो P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो यहाँ पे बच्चे जो हमने √5 को परिमेय संख्या माना था, तो परिमेय संख्या में जो इसकी शर्तें थी कि P और Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए, और सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि P और Q में एक के अलावा, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा मतलब क्या, गिनती 1 के अलावा, मतलब P और Q में केवल एक ही उभयनिष्ठ मिले, इसके अलावा कुछ उभयनिष्ठ ना मिले, तभी हम कह सकते हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो हमने माना है परिमेय संख्या, यहाँ हमें निकल के आ रहा है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चे 5 है, जबकि हमारी शर्त थी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी तो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पे ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा जो मानना है, हमारा मानना बच्चे क्या है, हमारा मानना गलत है या हमारा मानना विरोधाभास है। तो जब हमारे मानना विरोधाभास है, अतः हम गलत हैं। हम गलत क्या हैं कि जो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब हम गलत हैं, इसका मतलब हम जब गलत निकल रहे हैं, मतलब हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं सही हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम दोषी नहीं हैं। जब दोषी नहीं बच्चे तो फिर निर्दोष हैं। सीधी सी बात है कि जब हमारा मानना गलत हो गया, इसका मतलब कि हम परिमेय संख्या नहीं है। तो जब हम परिमेय संख्या नहीं है तो अतः हम क्या होंगे,
अतः अंडर रूट 5 बच्चे, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये बात बच्चे सबको स्पष्ट हो गई है, ये बात सभी को स्पष्ट हो गई है। अगर बच्चे यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अतः हमारा मानना विरोधाभास है, अतः हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लिख सकते हैं, मुझे सुनकर भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये बच्चे बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आना ही आना है, 101% आना है। यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकता है, अंडर रूट 2 दे सकता है, अंडर रूट 3 दे सकता है, अंडर रूट 7 दे सकता है, लेकिन आना ही आना है, ये फिक्स है। तो चलिए बच्चे अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो बच्चे ये रहा दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। बच्चे दूसरा प्रश्न करने से पहले एक चीज हमें समझ लेना जरूरी है। वो समझ लेना ये जरूरी है कि बच्चे यदि मैंने एक अपरिमेय संख्या लिया, यदि मैंने एक अपरिमेय संख्या लिया, ये सभी लोग को लिखना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है। अगर अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय के साथ अपरिमेय का गुणा होता है, अपरिमेय के साथ अपरिमेय का गुणा होता है, तो बच्चे ये अपरिमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय ही मिलेगी। ये बात जरूरी नहीं है, ये अपरिमेय मिल सकती है या परिमेय भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है बच्चे? अपरिमेय और परिमेय दोनों मिल सकते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद बच्चे यदि मैंने अपरिमेय के साथ मैंने परिमेय का गुणा किया, किसका बच्चे? परिमेय का गुणा, अपरिमेय के साथ परिमेय का गुणा, तो याद रखना कि ये हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? ये हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। यदि बच्चे मैंने परिमेय का परिमेय के साथ गुणा किया, परिमेय का, ये परिमेय लिख रहा हूं मैं, परिमेय का परिमेय के साथ किया, तो ये हमेशा परिमेय ही मिलेगा। आगे बच्चे यदि अपरिमेय से अपरिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा, अब जोड़ने वाली बात, अपरिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा, अपरिमेय को जोड़ा, तो ये बच्चे हमेशा अपरिमेय मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय मिलेगी। इसी तरह अगर अपरिमेय के साथ अपरिमेय को घटाया, अपरिमेय के साथ अपरिमेय को बच्चे घटाया, तो भी हमारे पास अपरिमेय ही मिलेगी। ये बात याद रखना, ये बात आप बच्चे याद रखना, इतनी बात आप याद रखो बच्चे, है ना। उसके बाद में बात करेंगे। तो ये बात अगर आपको पता है तो अब इस प्रश्न को समझिए। ये प्रश्न बच्चे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग, मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बच्चे? परिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चे, इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा इसी तरह मानते हैं। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरह करना है कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप उसको परिमेय मान लीजिए और फिर उसकी शर्तों को दिखा दीजिए। यदि वह उसकी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो फिर परिमेय नहीं होगा। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको बच्चे हम 3 + 2 √ 5 को, 3 + 2 √ 5 को हम P/Q में लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होगा? P और Q सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, पूर्णांक सह अभाज्य पूर्णांक होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात समझिए। अब इसको अंडर रूट के 5 में, अंडर रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अंडर रूट 5, 2 √ 5, 3 को बच्चे उधर भेज दो, 3 को उधर भेज दो, तो P/Q -3 हो जाएगा, P/Q -3 हो जाएगा। P/Q 3 उधर चला गया, माइनस का हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q -3, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चे अंडर रूट 5 = 2 को अपान में भेज सकते हैं, मतलब
p/q-3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहले इसको आप लिख दीजिए एलसीएम लेकर के क्यू करके ऐसे, या इसको इतना ही रहने दीजिए। आप समझिए बात, आप यहाँ पे समझिए बच्चे। देखिए यहाँ पे 2√5, देखिए 2√5 में बच्चे ये हमारी परिमेय संख्या है, 2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 बच्चे हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 हमारी बच्चे परिमेय संख्या है, √5 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि परिमेय में अगर अपरिमेय का गुणा होता है, मतलब अपरिमेय और परिमेय का गुणा होता है तो वो हमेशा अपरिमेय होगी। मतलब ये कि परिमेय के साथ अपरिमेय का गुणा हुआ तो ये हमेशा अपरिमेय होगी। ये बात हमेशा फिक्स है, ये बात हमेशा फिक्स है। मतलब ये कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय कैसे है, पिछले वाले सवाल में हम यह सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने यह सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब बात समझिए, जब ये अपरिमेय संख्या हो गई और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p/q परिमेय संख्या होती है, p/q परिमेय संख्या होती है, माइनस का 3 कर दिया, p/q परिमेय संख्या होती है, माइनस का 3 कर दिया। तो अगर बच्चे परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को परिमेय से घटाया जाएगा तो भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। मतलब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय आएगा। ये बच्चे है अपरिमेय और ये बच्चे है परिमेय। तथा यहाँ पे लिखोगे तथा क्या बच्चे, p/q-3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p/q-3 एक परिमेय संख्या है, तो उस हिसाब से इसको भी परिमेय होना चाहिए। अतः 2√5 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चे लेकिन हमने तो सिद्ध किया है ना, हमने तो सिद्ध किया है ना, या यहाँ लिखो सिद्ध किया है कि √5 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। भाई परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, परिमेय संख्या के साथ। तो यह अगर एक परिमेय संख्या है तो 2√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या, लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। क्या बच्चे, विरोधाभास है। यह विरोधाभास क्या है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह बात विरोधाभास, मतलब ये हमारे मानने के अपोजिट है, मानने के अनुकूल नहीं है। हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है, अतः ये विरोधाभास है। अतः क्या बच्चे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये हमारे मानने के विरोध में है। जो हमने माना है बच्चे उस बात का विरोध करती है यह बात। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यह बात बच्चे यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रही है। तो यह बात अगर स्पष्ट हो गई बच्चे, तो अब हम अगले सवाल की बात करेंगे। अब हम बच्चे अगले सवाल की बात करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है बच्चे। अगला सवाल, अब बच्चे अगला प्रश्न करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसी सीरीज में। तीसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं बच्चे अपरिमेय हैं। ये यहाँ पे ये भी बात सिद्ध करना है। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 1/√2, 7 √5 और 6 + √2। तो ये तीनों को हमें सिद्ध करना है। तो बच्चे पहले हम 1/2 को देखेंगे। क्या सिद्ध करना हमें, अपरिमेय संख्या।
तो उसी प्रकार जैसे पिछले प्रश्नों को हमने माना है, मतलब मान लेते हैं या हम कल्पना कर लेते हैं कि माना 1/√2 क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या बच्चे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमने परिमेय इसको कल्पना कर लिया। तो अगर कल्पना कर लिया तो बच्चे 1/√2 p/q के रूप का होना चाहिए, p/q का रूप का होना चाहिए। ये हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। यदि मैं इसको थोड़ा से उलट दूं, मतलब इसको ऐसे उलट दूं, इसको ऐसे, तो ये बच्चे √2 बराबर हो जाएगा p/√2 बराबर हो जाएगा q/p, q/p, q/ क्या हो जाएगा p। बात समझिए, यहाँ पे बच्चे चाहे 2/3 करो, चाहे 3/2 करो, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है, बस दोनों की शर्तें पूरी होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई। यहाँ पे अगर मैंने बच्चे इसको पलट दिया तो अब इससे आप देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ये बच्चे एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले हम बात सिद्ध कर चुके हैं। जैसे √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, वैसे ही हम √2 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। और यह बात हम इन प्रश्नों में यहाँ पे लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह बात सिद्ध हो गई। तो बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपरिमेय जो है, √2 जो अपरिमेय है, तो कभी भी बच्चे अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो बच्चे जब संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना विरोधाभास है, यह मानना गलत है, गलत है। तो फिर जब हमारा मानना गलत है कि एक परिमेय संख्या है, तो फिर सही क्या है, तो फिर सही ये है कि अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से बच्चे हम इस बात को, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को, इसी तरह बच्चे 7/5 को भी माना इसी तरह माना 7/5 एक परिमेय संख्या। क्या बच्चे, परिमेय। तो अगर परिमेय है तो 7/5 बराबर p/q के रूप में लिखा जाएगा। अब 7 को अगर उधर भेज दो तो √5 बराबर बच्चे p/7q हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या बच्चे, एक अपरिमेय है, और ये बच्चे पूरी एक परिमेय है। तो कभी भी अपरिमेय और अपरिमेय संभव नहीं हो सकता, ये बच्चे संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो अतः हमारा मानना गलत है, लिख देंगे अतः हमारा मानना विरोधाभास है या गलत है। तो फिर क्या है, तो फिर अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से बच्चे करें, समझ गए बात, इस प्रकार से हम लोग करें। आप तीसरा प्रश्न देख लो, यहीं पे तीसरा प्रश्न भी जो अच्छे से समझ लेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न बच्चे ये है कि 6+√2 यहाँ पे इसको भी बच्चे मान लिया, माना 6+√2, ये तीसरा प्रश्न है, एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चे, परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे यहाँ। तो अगर इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो 6+√2 को हम p/q में लिख सकते हैं, इसके रूप का लिख सकते हैं। 6 को उधर भेजा तो √2 बराबर p/q -6 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि √2 बच्चे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय, और ये पूरी बच्चे क्या है, परिमेय है, ये पूरी परिमेय है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय क्या है, असंभव, असंभव है। तो जब असंभव बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है, गलत है। अतः 6+√2
एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो ये बात यहाँ पे बच्चे आपको स्पष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्नावली भी आपकी खत्म हो जाती है। ये एक्सरसाइज भी आपकी 1.3 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एनसीईआरटी के। अब इसी सीरीज में हम बच्चे अगली एक्सरसाइज की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे।